आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। कैसे हो आप? आज आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं 5वां अध्याय गलता लोहा, जिसके लेखक शेखर जोशी हैं। शेखर जोशी जी का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल में 1932 में हुआ। छठे दौर की जो कहानी है, जिसमें कहानी हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना रही थी, उसमें जो विचारवान साहित्यकार, नौजवान साहित्यकार हिंदी साहित्य में आए, उसमें गजब का जोश देखा गया। और उस जमाने में छठे दशक में जो हिंदी साहित्य में कहानी विधा ने जो अपना परचम स्थापित किया, वो देखते ही बना। और ऐसे उन सभी कहानीकारों में शेखर जोशी का भी अपना एक स्थान है। तो गलता लोहा एक जो विधा है, उसका नाम कहानी है। आइए हम इसके टाइटल शीर्षक के ऊपर हम बात करें। गलता लोहा कहानी है जिस प्रकार से लोहा गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद तपा दिया जाता है, गला दिया जाता है, और गलाने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार, औजार, पात्र हैं, वो बनाए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से गलता लोहा है, वो एक परिवर्तन का प्रतीक है। जिस प्रकार से लोहे को गला दिया जाता है तपा करके, उसे में परिवर्तन करके नए हथियार, नए औजार बना दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शेखर जोशी द्वारा रचित ये कहानी सामाजिक परिवर्तन का द्योतक है। समाज में हो रहे परिवर्तन है, उनको दर्शाने के लिए शेखर जोशी ने ये कहानी रची है। इस कहानी के द्वारा शेखर जोशी जो मूल संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को, पाठकों को, वो क्या है? सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, गलता लोहा के माध्यम से लेखक उसको दर्शाना चाहता है। जातीय भेद भावना की संकीर्णताओं से मुक्ति, जो जातियों का बंधन था, पूरा समाज अलग अलग टोलों में, ग्रुपों में, वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के पास नहीं जाते थे, उनके यहाँ पर उठना बैठना नहीं होता था। विशेष करके संपन्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोगों के पास नहीं जाते थे। अगर उन्हें किसी काम के लिए जाना पड़ता था तो उनके पास बैठते नहीं थे, उनके जलपान आदि का वो प्रयोग नहीं करते थे। तो इस प्रकार के जो जातीय बंधन थे वो मुक्त हो रहे हैं। गलता लोहा के माध्यम से शेखर जोशी इसको दर्शाना चाहते हैं। अगला, इसमें मोहन के माध्यम से योग्यता के अनुसार कार्य न कर पाने की जो दयनीय अवस्था है, उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। मोहन पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य नहीं मिल पाता है। दूसरा, उसके जो अंदर की जो प्रतिभा है, एक अंदर जो कारीगर बैठा है, लेकिन ये जातीय संपन्नता के कारण वह अंदर का जो कलाकार है वह एक उचित आयाम प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अंत में मोहन का जो अंदर का जो कलाकार है, अंदर का जो कारीगर है, वो सामने आता है। तो इस बात को भी दर्शाया गया है। पूरे समाज में जो बदलाव है उसका यथार्थ और मार्मिक और प्रभावशाली चित्रण शेखर जोशी ने गलता लोहा के माध्यम से किया है। तो आइए इस कहानी का जो मुख्य पात्र है मोहन, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मोहन इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो कि पुरोहित अर्थात ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखता है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे, निम्न वर्ग या कारीगर जो टोला था, समूह था, उनके पास नहीं जाते हैं। लेकिन जो पुरोहिताई से मोहन के घर का काम नहीं चल पा रहा है। पिताजी हैं मोहन के, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे अब इस प्रकार के पूजा पाठ के अनुष्ठान है वो नहीं कर पाते हैं, घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। ऐसे में मोहन अपने पूरे घर का जो खर्चा अपने ऊपर ले लेता है, खेती बाड़ी के काम में शुरू कर देता है। और खेती बाड़ी के लिए वो हसुए को अर्थात दराती को लेकर के जाता है, लेकिन दराती है वो कूंद हो जाती है, उसकी वो धार नहीं रहती है। और जब वह अपने हसुए को देखता है, दराती को देखता है, तो उसे अपने मित्र धनराम की याद आती है। धनराम लोहार है, लोहार का बेटा है, धनराम है, वो लोहार का कार्य करता है। और धनराम और मोहन दोनों मित्र हैं, दोनों अपने एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्लासमेट हैं।
तो वह अपने हंसुए को लेकर के को धनराम के पास आता है। धनराम की याद आती है, वो दूर बैठ करके धनराम से बातें करता है और बात करते करते उन्हें अपने सहपाठी के जो दिन है वो याद आते हैं। दोनों एक दूसरे अपने बचपन के यादों बातों को याद करके हैं करके हंसने लग जाते हैं। और उस समय धनराम चर्चा करता है मोहन के सामने। धनराम अपने जीवन की बातें बताता है और उसी दौरान मोहन धनराम से पूछता है मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में। मास्टर त्रिलोक सिंह है वो मोहन से बहुत प्यार करता था। वह उसे बात बात में उसको प्रेरित करता रहता था कि मोहन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और वास्तव में मोहन भी पढ़ाई में होशियार था। 5वीं क्लास तक उसे छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। त्रिलोकचंद मास्टर उसे क्लास का मॉनिटर बना देता है और बात बात में उसको प्रेरित करता रहता है। इसके विपरीत धनराम जो लोहार का बेटा है वह पढ़ाई में होशियार नहीं था और उसे बार बार सजा मिलती है। और उस सजा का जो काम है जो त्रिलोक मास्टर है वो मोहन से करवाता था। मोहन उसे कान पकड़वा करके उठक बैठक करवाना इस प्रकार की सजा देता था। और बार बार मास्टर त्रिलोक है धनराम को कहता था कि तो पढ़ाई में होशियार नहीं है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप नहीं लग सकता। तो इस प्रकार से जुबान की चाबुक भी मास्टर त्रिलोक सिंह है बराबर धनराम को लगाता था। और धनराम भी इस प्रकार से अपनी नियति मान लेता है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, पढ़ाई में मैं होशियार नहीं बन सकता, मेरी नियति तो मेरा कार्य तो केवल लोहार का कार्य करना है। और दोनों मोहन और धनराम दोनों मित्र होने के बावजूद भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वह एक पुरोहित परिवार से है और वह एक निम्न परिवार से है, निम्न वर्ग से है, तो उसके अंदर कोई प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से वो दोनों अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और याद करते करते अपने पाठशाला के दिनों को याद करके अपने बातों का इजहार करते हैं, अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं। ऐसे में रमेश का आगमन होता है। रमेश भी एक संपन्न समाज से है और लखनऊ में उसका अपना कार्य है, उसका अपनी नौकरी है और वह मोहन को साथ ले जाने की बात करता है। इससे मोहन का जो पुरोहित का जो परिवार है वह खुश हो जाता है, क्योंकि गांव में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती थी। मोहन को गांव में स्कूल में जाने से के लिए 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था और बीच में बारिश के समय उसको जैसे तैसे जाना पड़ता था, बीच में नदी को पार करना पड़ता था। ऐसे में बहुत ही मुश्किल से मोहन अपनी पढ़ाई कर पाता था। एक प्रकार से रमेश का आगमन उनके लिए बहुत शुभ अवसर के लेके आता है, एक प्रकार से उनके लिए देवतुल्य हो जाता है। रमेश मोहन को अपने साथ ले जाता है लखनऊ में, लेकिन वहां जाकर के जो सपने थे मोहन के, एक बड़ा इंसान बनना, एक बड़ी नौकरी प्राप्त करना, वह उसके जो सपने थे, मंसूबे हैं, उनके ऊपर पानी फिर जाता है। क्यों? क्योंकि रमेश उसे अपने घर का काम है वो ज्यादा करवाता है और पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देता है। सामान्य से एक स्कूल में लखनऊ में मोहन का दाखिला करवा दिया जाता है, जैसे तैसे अपनी पढ़ाई करता है और रमेश के परिवार को एक सहारा देने का काम करता है, उनके घर का काम करता है और यहाँ तक कि छुट्टियों में भी उसे गांव में नहीं आने दिया जाता है। और मोहन बेचारा तभी गांव में आ पाता है जब रमेश के परिवार का कोई सदस्य गांव आना चाहता है। तो इस प्रकार से जो मोहन है वो न बेचारा घर का रहा न घाट का रहा, अर्थात जो उसकी जैसे तैसी पढ़ाई गांव में हो रही थी वह भी नहीं हो पाती है। जैसे तैसे करके वो अपनी पढ़ाई मिडिल तक है, 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर पाता है और सेक्रेटरीट में एक छोटे से क्लर्क की नौकरी प्राप्त कर पाता है और बीच में पढ़ाई छोड़ करके उसे वापिस आना पड़ता है। और फिर क्या देखता है कि धनराम है जो लोहार का कार्य कर रहा है, वहां जाकर के मोहन उसके पास बैठता है और मोहन जो ठप ठप करके जो हंसुए को गर्म हंसुए को धार देने का काम करता है, तो उसके हथौड़े को, उसके घन को पकड़कर स्वयं उसको ऊपर मारता है और उसके धार को देखता है। और ये देख करके सारा का सारा ये माहौल, ये वातावरण देख करके धनराम लोहार है वो हक्का बक्का रह जाता है, हैरान रह जाता है कि जिस संपन्न
परिवार के लोग, उच्च परिवार के लोग हमारे पास बैठना भी मुनासिब नहीं समझते थे और उनको इस प्रकार से बैठने के लिए कहा भी नहीं जा सकता था, पानी भी नहीं पीते थे। ऐसे में एक पुरोहित परिवार का पढ़ा लिखा मोहन उनके हाथ से घन लेकर के, थोड़ा लेकर के ये कार्य कर रहा है तो अप्रभ रह जाता है। और लेखक यही दिखाता है कि गलता लोहा के समाज में परिवर्तन हो रहा है और मोहन भी उस बात को स्वीकार कर लेता है कि जो अलग अलग टोले बनाए हुए, ग्रुप बनाए हुए हैं, ये उचित नहीं है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। योग्यता प्रतिभा हर किसी में निवास करती है। योग्यता के स्थान पर हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेखक इस बात को भी दर्शाना चाह रहा है और साथ में जो मोहन है लगातार संघर्ष कर रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, उस संघर्ष को भी दर्शाया है कि उसे लखनऊ जाने के बावजूद भी उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है, नौकरी नहीं मिल पाती है। फिर आखिर में जाकर के वो धनराम लोहार के साथ बैठ करके हथौड़ा चलाता है और उसके धार को देखता है और देखकर उसकी जो निपुणता है वो उसमें सामने प्रकट होती है। कहने का मतलब यही है शेखर जोशी का कि हमारे अंदर की जो योग्यता है वो कभी न कभी उसको एक मंच मिलना जरूरी है, उसको उचित आयाम मिलना जरूरी है। जैसे ही मौका मिला, अवसर मिला, धनराम के पास जाकर मोहन अपने अंदर की जो कलाकारी है उसको दर्शाता है और उसकी जो अंदर की जो संकीर्णताएं हैं मुक्त हो जाती हैं। तो मुख्य भाव इस कहानी का, इस कथानक, मोहन नामक कथानक के माध्यम से यही है कि समाज की जो जातीय व्यवस्था है, बंधन है, वो उनका कोई औचित्य नहीं है। हमें बंधन मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, जातीय बंधनों में नहीं बनना चाहिए, योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए और संपन्न और विपिन के बीच में हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप कार्य करने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए। ये संदेश शेखर जोशी इस कहानी के माध्यम से देना चाहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपने योग्यता के अनुरूप कार्य न मिलने के कारण अपना पैसेंस, अपने धैर्य खो बैठते हैं और एक प्रकार से गलत निर्णय उठा लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि इन दिनों में बड़ा जो नाम आपके सामने बार बार आ रहा है, सुशांत राजपूत जो का नाम, जो कि बड़े अभिनेता थे लेकिन उन्होंने अपने जो बड़े सपने पाले हुए थे, मुंबई की जो मायावी नगरी है, सुशांत सिंह के जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते। हालांकि इतने थोड़े समय में उन्होंने इतना बड़ा नाम किया लेकिन उसने अपने जीवन का अंत इतना शीघ्रता से कर लिया, ये कायरतापूर्ण है। अपनी योग्यता के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से कभी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। एक दिन नियति है वो हमें उसका परिणाम देगी। तो लेखक यही दर्शाना चाहते हैं कि हमें बार बार संघर्ष करना चाहिए। हमारे अंदर की जो योग्यता है, प्रतिभा है, उसको जरूर मंच मिलेगा और जो जातीय बंधन है वो एक प्रकार से दिखावा है। मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को उसकी योग्यता के साथ पहचान होनी चाहिए, उसके कार्य से, उसके जाति से, उसके धर्म से उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। शेखर जोशी इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहता है। तो इसका जो मूल कथानक है, मोहन के चरित्र की विशेषता, या मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन के साथ और धनराम के साथ जो व्यवहार किया, क्या आप उससे सहमत हैं? उसके संबंध में एक प्रश्न बन सकता है। और जातीय बंधन किस प्रकार से टूट रहे हैं समय के अनुसार इस आधुनिक जीवन शैली में, उसको दर्शाया गया, इसको लेकर के प्रश्न बनता है। दूसरा, जो गांव परिवेश का जो समाज है उसमें किस प्रकार से भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न ग्रुप के समूह के लोग क्या क्या कार्य करते हैं, इसके संबंध में भी आप अपने कक्षा अध्यापक से इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।